हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ खेड़ा सत्याग्रह। पीछे के क्लासेस में हम लोग गांधीवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं, गांधीयन मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, या यूँ कह लो कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के गांधीयन एरा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले दो मूवमेंट करे हैं। एक तो चंपारण था और दूसरा था अहमदाबाद। चंपारण पीजेंट मूवमेंट था, अहमदाबाद लेबर मूवमेंट था। और इसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह भी क्या था, ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था, किसान कृषक आंदोलन था। हमने शुरुआत में बताया आपको कि गांधी जो है इसी माध्यम से अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये कृषक आंदोलन था जो कि 1918 में चलाया गया, और ये चलाया गया था कर के विरुद्ध, टैक्स के विरुद्ध। क्या पूरी कहानी थी, कैसे इस लड़ाई को लड़ा गया था, आज हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि खेड़ा है कहाँ। तो खेड़ा एक्चुअल में गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास खेड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है खेड़ा, है ना। ये खेड़ा बेसिकली दो चीज़ों की खेती यहाँ बहुत होती थी। जब इंग्लिश रूलिंग पीरियड कॉलोनियल एरा में ये बहुत अग्रेरियन इकोनॉमी वाला एरिया था, बहुत अच्छी यहाँ कृषि होती थी, और दो चीज़ों की खेती के लिए बहुत फेमस था। एक तो टोबैको और दूसरा कॉटन। कॉटन और टोबैको की खेती यहाँ पे हो रही थी। तो इन दो चीज़ों की फसल के लिए बहुत उपयुक्त था, और अग्रेरियन इकॉनमी यहाँ अच्छी थी। यहाँ पर जो समुदाय था बेसिकली पाटीदार समुदाय, आजकल बड़ा चर्चा में है पाटीदार समुदाय। पाटीदारों के एक नेता हैं हार्दिक पटेल, है ना। तो उनका नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करी। खैर, तो पाटीदार समुदाय था। पाटीदार समुदाय खेती के लिए बहुत उपयुक्त, मतलब ये एरिया भी खेती के लिए उपयुक्त, और यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या भी कृषि से बहुत गहरे से संबद्ध थी और बहुत तकनीकी खेती से जुड़ी हुई थी। वो टेक्निकली मतलब अच्छे फार्मर्स थे, अच्छे तरीके से खेती करते थे, खेती की सभी कलाएं विधाएं जानते थे। तो ये बहुत अच्छा था। ओवरऑल पॉइंट हमारा ये है कि ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी, जिस बहुत अच्छा था। यहाँ का जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी बहुत बेहतर थी ये। और इसी की ये बम्बई प्रेसिडेंसी का पार्ट था। जो गुजरात है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है इसमें और भी टैक्स लगाने का प्रयास कर रही थी। उसी प्रयास के क्रम में आप देखिए, अभी हम उस पर आगे जाएं उससे पहले कुछ एक बातें और आप जान लीजिए कि आपने देखा कि ये खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन जो 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक था 1890 के बाद, 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक का मतलब कि टाइम आफ्टर 1890, 1890 के बाद का समय, इस बीच में यहाँ पे कई सारे अकाल पड़े, जिसमें एक बहुत फेमस अकाल हुआ 1899 का छप्पनिया अकाल। ये बहुत फेमस अकाल हुआ, फेमस तो नहीं कहेंगे इसको, बहुत ही नोटोरियस हुआ, है ना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत कुख्यात अकाल रहा। और इस अकाल ने और इस टाइम के होने वाले और अन्य अकालों ने इस क्षेत्र का जो अग्रेरियन इकोनॉमी का ढांचा था उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। अग्रेरियन इकोनॉमी का ढांचा कमज़ोर होने से कृषकों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और कृषक भूखों मरने लगे, भूख से मरने लगे, और बहुत सारे कृषकों ने खेती छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगे, वो श्रमिक हो गए। स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अब ये छप्पनिया अकाल और छप्पनिया अकाल के अलावा और बहुत सारे अकालों ने जो अग्रेरियन इकोनॉमी का ढांचा था उसको कमज़ोर किया, और ये लोग कृषक बनने, श्रमिक बनने लगे। इस बीच में अभी हम लोग 1918 पे आ रहे हैं, 1890 के दशक में, और उसके बाद इस तरह के अकालों का सिलसिला चलता रहा। और फिर 1917 में यहाँ पे एक भयानक सूखा पड़ा, सूखा हुआ, और सूखे के साथ साथ आपने देखा, पीछे आपने देखा ना कि ये एरिया प्लेग से भी प्रभावित है। तो 1917 में
प्लेग और सूखे की दोहरी मार झेल रहा था। ये एरिया, खेड़ा का एरिया, अहमदाबाद का क्षेत्र 1917 में सूखा और प्लेग की दोहरी मार झेल रहा था। और इसी बीच में सरकार ने यहाँ लैंड रेवेन्यू के रीअसेसमेंट का प्रयास किया। सरकार ने लैंड रेवेन्यू के रीअसेसमेंट का प्रयास किया और रीअसेसमेंट के लिए एक कमीशन बनाया कृषकों की स्थिति को जानने के लिए। उस रीअसेसमेंट कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से खेती चल रही है, सब चीज़ें चाक चौबंद हैं। शुरुआत से आप देखते आ रहे हैं, इनकी खेती करने का तरीका बहुत अच्छा था, इनके पास जो भूमि थी वो बहुत अच्छी थी और ये कैश क्रॉप उगा रहे थे जिसकी की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो और टैक्स भी जो सरकार द्वारा दिया जाता था वो दे रहे थे। इन सारे के बीच में सरकार ने रीअसेसमेंट करने का प्रयास किया कि फिर से हम टैक्स बढ़ाएंगे। और रीअसेसमेंट के लिए जो कमीशन बना था उसने ये सलाह दी कि भैया बहुत चाक चौबंद है, बहुत बढ़िया खेती हो रही है, इसलिए ऐसा करो कि टैक्स बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो टैक्स? 20%। 20% टैक्स बढ़ा दो भैया, जब हाल है। एक तरफ अकाल है, किसान भूखों मर रहा है, प्लेग फैला हुआ है, सूखे से परेशान है, उपज है हो नहीं रही है, और ये क्या कह रहे हैं? टैक्स बढ़ा दो। पहले वाला टैक्स तो भुगतान करने की क्षमता है नहीं, ऊपर से आप कह रहे हो कि टैक्स को और बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 20% बढ़ा दो। तो भाई ये बात किसानों को बहुत ख़राब लगी। बहुत ऑब्वियस बात है कि किसानों को ख़राब लगेगी। और सॉरी 20% नहीं बल्कि 23% बढ़ाया, 23% बढ़ाया, इसको आप सुधार लीजिए। 23% टैक्स बढ़ाया। किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, किसान जो है बिल्कुल कर देने की स्थिति में नहीं थे। तो किसानों ने कर ना देने का प्रयास करना शुरू किया। हालांकि उस प्रयास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोड़ा आता था, वो था ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाना। तो वो समस्या आई। इस समस्या से निपटने के लिए किसान गए गुजरात सभा के पास। गुजरात सभा जो थी ये एक संगठन था और ये जो है गुजरात में सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ था, पॉलिटिकल सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ था। गुजरात सभा गए और गुजरात सभा के अध्यक्ष थे उस समय महात्मा गांधी जी। अब तक ये महात्मा हो चुके हैं, है ना। अभी तक मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन चंपारण के बाद ये क्या हो गए हैं? महात्मा गांधी हो गए हैं। और इसके महासचिव थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी इसके महासचिव थे। और कुछ और भी नेता थे जिनमें अब्बास तैयब जी और दूसरे हैं नरहर पारेख। अब्बास तैयब जी, इन सारे नामों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो एक तो अब्बास तैयब जी थे और नरहर पारेख और मोहनलाल पंड्या। मोहनलाल पांड्या, कुछ भी समझ लें आप, है ना। तो ये कुछ लीडर्स थे जो कि लोकल लीडर्स थे। पटेल जी, अब्बास तैयब जी, नरहर पारेख, मोहनलाल पंड्या, ये लोग लोकल लीडर्स थे। तो मामला कहाँ पहुँचा भाई? पाटीदार समुदाय या मतलब किसानों का मामला कहाँ पहुँच गया? अब तक किसान आ गए गुजरात सभा के पास कि भाई हमको बचाओ, हम पे बहुत अत्याचार कर रही है सरकार और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम सरकार के विरुद्ध कैसे काम करें। जो लोग कर नहीं दे रहे हैं, जो लोग लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, सरकार उनकी ज़मीनों को एक्वायर कर ले रही है और बेदखल कर दे रही है हमको, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये मामला जब गुजरात सभा के पास आया तो फिर गांधी जी को इन्फॉर्म किया गया। पर गांधी जी इस समय कहाँ हैं? जिस समय ये समस्या चल रही है उस समय गांधी जी हैं अहमदाबाद में और श्रमिकों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं। श्रमिकों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं गांधी जी अहमदाबाद में। तो गांधी ने भाई कहा कि अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम तुरंत आ पाएँ। तो उन्होंने किसको निर्देशित किया? पटेल जी को निर्देशित किया कि पटेल जी आप कुछ इस मामले में काम करिए। पटेल जी कौन? पटेल जी वकील, बैरिस्टर। तो गांधी जी ने उनको सलाह दी कि आप गुजरात सभा के सदस्यों को साथ लेकर एक सर्वे कंडक्ट करवाइए। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सत्याग्रह कैसे होता है ना। सत्याग्रह कैसे होता है? सत्य के प्रति आग्रह होता है। पहले हम जान लें कि सत्य क्या है, फिर आग्रह करेंगे भाई इसको कैसे किया जाए, है ना।
तो भाई पटेल जी को क्या निर्देश दिया गया कि आप जो है एक सर्वे कंडक्ट करवाइए और उस सर्वे में किसानों की स्थिति, उनकी क्या उपज हुई है, उनका क्या फैमिली है, उनके कितने लोग हैं परिवार में, और सरकार ने जो असेसमेंट किया है क्या वो सही है, और सरकार क्या इस तरह से जो कह रही है कि उत्पादन बढ़ा है, क्या वो आंकड़े सही हैं या जो किसान कह रहे हैं वो सही है। तो गांधी जी के निर्देशन पर पटेल जी और स्थानीय नेता अब्बास तैयब जी, नरहरि पारख, मोहनलाल पंड्या इत्यादि नेताओं ने गुजरात सभा के वॉलेंटियर्स को लेकर एक मैसिव लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण में ये निष्कर्ष निकला कि कुल उत्पादन जितना होता है उसका 1/4 ही उत्पादन हुआ है, और जो आपका रेवेन्यू कोड है, जो लगान संहिता है, उसके अनुसार अगर फसल का उत्पादन 1/4 या उससे कम होता है तो वैसी स्थिति में आपने पहले से ही ये कानून बना रखा है कि संपूर्ण लगान माफ़ कर दिया जाता है। तो भैया आप लगान माफ़ करो, आप कहाँ बढ़ाने के चक्कर में पड़े हो। जो सर्वे इनका कंडक्ट हुआ गुजरात सभा का इन द लीडरशिप ऑफ पटेल जी, उसने क्या डिसीजन बनाया कि भाई सारा का सारा लगान आप वापस करो, लगान में पूरी छूट दे दो, और तुम कहाँ कह रहे हो कि हम 23% बढ़ा देंगे। तो इन लोगों ने पिटिशन फाइल किया सरकार के पास, सरकार के जो रेवेन्यू बोर्ड है वहाँ पे एक पिटिशन फाइल किया कि आपका जो सर्वे करवाया गया था और आपने जो सर्वे किया है जिसके आधार पे आपने 23% बढ़ाया है, वो आपके सर्वे सही नहीं हुए हैं। सही सर्वे ये है हमारे पास, देखिए इसमें किसानों के अंगूठे हैं, किसानों के बारे में सारा फैक्ट एंड फिगर्स हैं, और इनको देखिए तो आप पहुंचेंगे इस निष्कर्ष पर कि लगान भैया 1/4 से भी उत्पादन 1/4 से भी कम हुआ है, और आपका कानून खुद ही कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हम लगान को पूरा माफ़ कर देंगे। इसलिए हे अंग्रेजी सरकार, लगान को माफ़ कर दो। अंग्रेज तो अपने ही नशे में रहते थे, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सर्वे हमने करवाया है वो ही सही है, और उसमें जो आंकड़े आए हैं वो सही है, तुम्हारी बात फालतू है। इनकी बात नहीं मानी गई, इनके पिटीशन पर कोई विचार नहीं किया गया, पिटीशन को हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस बीच में मामला वहाँ सुलझ गया, अहमदाबाद में सुलझ गया, और गांधी भी आ गए। अब जब गांधी आ गए तो गांधी ने फिर वही सत्याग्रह, और किसानों को उन्होंने अपील की कि लगान ना देने की अपील की, है ना। अगर एक तरह से देखा जाए तो लगान ना देना क्या है, असहयोग है, सरकार को सहयोग ना करने का मूवमेंट है। तो उनने क्या कहा, भाई लगान नहीं दे, कोई भी किसान लगान नहीं दे। अब किसान लगान नहीं दे तो किसानों की समस्या क्या है, किसानों की समस्या है कि भाई हमारी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। गांधी ने कहा बिल्कुल तैयार रहिए इस बात के लिए। जब आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप इस बात पर बिल्कुल भरोसा करिए कि अंत में जीत सत्य की ही होगी। इसलिए अगर आपकी ज़मीन जा रही है तो बिल्कुल साहस बनाए रखें, साहस ना खोएं, ज़मीन जा रही है वापस आ जाएगी। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, ऐसा गांधी का विश्वास था, और सभी सत्याग्रहियों में वो यही विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। तो गांधी ने सत्याग्रहियों को तैयार किया, किसानों को तैयार किया कि आप लगान ना दें, और लगान ना देने का एक बड़ा आंदोलन चल पड़ा, और खेड़ा के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। अब सरकार भी क्या करेगी, एक का हो तो चलो ज़मीन एक्वायर करके किसी और को दे देंगे, सभी लगान नहीं देंगे, सभी की ज़मीनें, सरकार को झुकना पड़ा अंततः। और अंततः सरकार ने क्या कहा कि भाई जो अमीर किसान है, जिनकी लगान देने की क्षमता है, वो लगान, बढ़ा हुआ लगान तो वापस ही ले लिया सरकार ने, जो बढ़ा हुआ लगान था इसको वापस ले लिया सरकार ने, और जो लगान बन रहा है पुराने वाली दर पे उसमें भी उन्होंने छूट दे दी, और कहा कि जिसकी स्थिति लगान भुगतान करने की है वो करे, और जिसकी स्थिति लगान भुगतान करने की नहीं है वो ना करे। और इस तरह से सरकार, अब देखिए सरकार है, सरकार आंदोलनकारियों के समक्ष अगर झुक जाएगी तो एक आंदोलन के समक्ष सरकार का झुकना मतलब कि दूसरे आंदोलन को मौका देना। अगर विपक्ष की मांग को मान ले, जनता की मांग को मान ले, तो सरकार फिर ऐसे मांगे मानती रहेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो भी विपक्ष में है उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को सच बताएगी, देखो ये रियलिटी है,
और आपको ये करना चाहिए। सरकार विपक्ष की मांग के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि अपने हिसाब से उसी बात को मान लेती है। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं लगान माफ़ कर रहा हूँ, उसने कहा जिसकी देने की क्षमता हो वो दे, जिसकी देने की क्षमता ना हो वो ना दे। मतलब ये है कि हम माफ़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बोल दे कि माफ़ कर दिया तो गांधी का सीना और चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए गांधी को अपनी औकात में रखने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, जिनकी देने की क्षमता है वो दें, जिनकी देने की क्षमता है वो नहीं दें। और इस तरह से अगर हम देखें तो यह आंदोलन भी गांधी का सफल रहा। और गांधी का ये तीसरा आंदोलन था, ये भी पीजेंट मूवमेंट था, और 2 पीजेंट और 1 वर्कर्स मूवमेंट गांधी ने चलाया और ये सफल रहा। और आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे उनमें अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रॉलर सत्याग्रह, रॉलर एक्ट, रॉलर सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, यहाँ तक चलेंगे। और फिर उसके बाद हम आएंगे असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन का हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 1920 से 2020 100 साल हो गए हैं, और इस पर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं 1920 से 2020 तक के लिए। तो उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन पे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।